हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम एक नई आपकी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। ज्योग्राफी हम कैसे करेंगे? हम पीवाईक्यूज के थ्रू करेंगे और एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे। अब इसमें हम कवर क्या करेंगे, उसके लिए 1 मिनट का हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आप टीजीटी या पीजीटी के क्वेश्चंस देखें, एग्जाम कौन कौन से, जैसे DSSB का देखे, केबीएस का देखे, एनबीएस, ईएमआरएस का देखे और बीपीएससी का एग्जाम देखे। बीपीएससी के अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, 4 पेपर आपके हो चुके हैं, तो चारों पेपर का हम देखेंगे कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। इसके साथ अगर आप यूपी के कुछ एग्जाम देखें टीजीटी पीजीटी के, तो वो क्वेश्चंस भी हम इसमें कवर करेंगे। और एक और हम करेंगे कि पीसीएस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने देखा है कि रिपीट हो रहे हैं, वो DSSB में आ रहे हैं, एनबीएस में आ रहे हैं, केबीएस में आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो आपका पीवाईक्यूज भी कवर होगा और एमसीक्यूज भी कवर होगा। अब जैसे हमने पहला टॉपिक लिया है आपका इंडिया फिजिकल। अब इंडिया फिजिकल से पूरा हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, थ्योरीज की क्लासेस तो आपकी हुई नहीं है, अभी थ्योरीज की क्लासेस बाद में होंगी। तो अगर हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि इंडिया फिजिकल में आपको पूरा पढ़ा दूं। ऐसा नहीं कि आपको जब थ्योरीज की क्लासेस चले तभी आपको समझ में आए। यहां पे क्वेश्चन ही मैं इस तरीके से दूंगा कि सारा आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जैसे ओशिनोग्राफी लेके चलेंगे तो ओशिनोग्राफी का पूरा टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। फिर उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, सारा टॉपिक मैं कवर कराऊंगा पीवाईक्यूज के थ्रू। तो अब ये इंडिया फिजिकल नहीं, आप ये मानिए ज्योग्राफी आपका होने वाला है और पूरा ज्योग्राफी होने वाला है। लेकिन होगा कैसे? पीवाईक्यूज के थ्रू होगा। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन को हम छोड़ दें। अब जैसे किसी को आता है और अगर वो क्या कर रहा है कि वो भी टेस्ट लगाना चाह रहा है, ये वाले क्वेश्चंस लगाना चाह रहा है, प्रैक्टिस के लिए लगाना चाह रहा है, और उसने पूरा अपना ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है, तो वो क्या करे कि जब मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो उस पोर्शन को वो स्किप कर सकता है और आगे अगला क्वेश्चन देख सकता है। तो उससे क्या होगा कि उसे भी कवर होगा। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि केवल हम क्वेश्चन कराते जाए, आंसर देते जाए, क्वेश्चन कराते जाए, आंसर देते जाए। ये चीज तो मुझे सही नहीं लगती है, क्योंकि कुछ लोग जो अभी तक पढ़े नहीं है ज्योग्राफी, उनके साथ ये थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी। इस वजह से मैं क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप क्या करिए, उस पॉइंट को स्किप करते जाइए। समझ में आया? तो आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। हो सके तो आप 2 की स्पीड पे देख लिया करिए, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो समझ में आया? जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? Which one of the following is current in respect of total number of state and union territories of India? अब आपको स्टेट बतानी है और यूनियन टेरिटरी बतानी है इंडिया में। तो कितनी है आपको पता होना चाहिए। 28 स्टेट है और 8 यूटीज है, या फिर 27 स्टेट है, 9 यूटीज है, 30 स्टेट है, 6 यूटीज है, 29 स्टेट है, या 7 यूटीज है। अब आपको बताना है इसमें से आंसर क्या है। तो फैक्चुअल है ये, और इसके लिए आपको इंडिया का पूरा फिजिकल मैप तैयार होना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो राज्यों की अगर हम बात करें तो अभी हमारे देश में कुल 28 राज्य है, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इससे पहले क्या था हमारा? ये कब हुआ? ये हुआ था हमारा जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, और क्या बना दिया गया था? एक तो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट बना दिया गया था और दूसरा बना दिया था आपका लद्दाख। तो यहां से कहीं इस तरीके से है डिवाइड, और ये भी दोनों यूटीज बन गए थे। तो यूटीज बन गया। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य को यूटीज में परिवर्तित कर दिया। तो ये आपको याद रखना है। तो इससे आपके यूटीज कितने हो गए? यूटीज तो हो गए आपके 8, और स्टेट कितने हो गए? स्टेट हो गए आपके 28। पहले स्टेट 29 थे, 28 हो गए, और यूटीज 8 हो गए। इसमें जो दमनदीव और नागर हवेली था, इन दोनों को एक कर दिया। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये है आपके करंट का टॉपिक है, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी नहीं, बहुत टाइम हो गया अब तो आपको याद रखना चाहिए। आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसे इसी तरीके से करेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्चुअल होगा तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है?
अब ये पूछ रहा है कि वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट कौन सा स्टेट है आपका। तो इसी मैप में अगर हम देखें, इस मैप में आपका वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट कहां पे दिखाई देंगे, एक तो आपका ये दिखाई देगा और एक आपका ये दिखाई देगा। यहां पर है गुजरात, ठीक है, और इस जगह पर क्या है, यहां पे अरुणाचल प्रदेश है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमें सीक्वेंस में लगाना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है। तो सबसे पूर्वी पहले पूछा है इसने, तो पूर्वी किधर होगा, आपका पूरब होगा इधर की तरफ। तो पूर्वी आपका ये हो गया, मतलब अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गुजरात। तो आंसर में देखेंगे क्या होगा, अगर ए ऑप्शन नहीं होगा, असम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है लेकिन राजस्थान नहीं है, असम नहीं है, फिर अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है। डी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बताइए, क्योंकि अब देखिए क्या होता है कि हमने ये तो देख लिया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, लेकिन हमें ये और पता करना होता है कि क्वेश्चन में किस फॉर्म में पूछा गया है। अगर यहीं पर आपका गुजरात और अरुणाचल प्रदेश इस तरीके से भी ऑप्शन होता तो भी आंसर गलत होता। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ही आंसर आपका सही होगा। तो छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आप एग्जाम हॉल में करके आएंगे, वो आपको नहीं करनी है, वो मैं यहीं बताता रहूंगा कि किस तरीके से आपको दिक्कत आती है, जो नहीं करना है। फिर आप कहते हैं कि अरे मेरा तो आंसर सही था लेकिन अब यहां पे गलत कैसे हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है। अगर लैंड हेमिस्फीयर देखें, अगर कंप्लीट लैंड हेमिस्फीयर देखें तो इंडिया कितना ऑक्यूपाई करता है, यह आपसे पूछा गया है। 2.9% है क्या, 2.4% है, 3%, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लैंड एक बार दे दिया परसेंट तो वही परसेंट रहेगा। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अब इसमें से देखिए, तो ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अगर हम लैंड की ही बात करें, वर्ल्ड के लैंड की बात करें, तो पूरे लैंड का इंडिया कितना ऑक्यूपाई करता है, 2.4% इंडिया ऑक्यूपाई करता है। और इसमें भी कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे मैं पहला पॉइंट बताऊं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अब आपको यह भी याद रखना है कि कौन कौन से राज्य हैं जो इसमें शामिल हैं। तो सबसे बड़े जो 7 राज्य हैं उनकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें, पहला रूस, दूसरा कनाडा, अब ये आपको याद रखने हैं। फिर तीसरा यूएसए, चौथा आपका चीन, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और 7वां आपका आता है भारत। ठीक है, तो ये लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ सकता है वो, आगे क्वेश्चन इस तरीके का भी बन सकता है। तो एक इंफॉर्मेशन तो आपकी ये हो गई कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है अगर लैंड ऑक्यूपाई की बात करें तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अब इसकी पीडीएफ के लिए टेंशन मत लीजिए, वैसे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, तुरंत के तुरंत सेंड हुआ करेगी। अब ठीक है, जैसे ही क्लास होगी उसके तुरंत बाद सेंड होगी। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तटरेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो यहां पर आपको 3 लंबाई याद रखनी चाहिए। क्या क्या है वो आपको याद रखनी है, मैं मैप में बताता हूं। ठीक है, एक तो आपसे क्वेश्चन ये आता है कि यहां से इस जगह से इस पॉइंट तक हम देखते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हमने बना लिए। एक ये वाला जो क्षेत्र है आपका ऊपर वाला, वो क्या है, स्थल रेखा है। और अगर नीचे वाला क्षेत्र देखा है, ये वाला आपका क्या है, तट रेखा है। तो तट रेखा आपको देखनी है और स्थल रेखा देखनी है। आपको कितनी कितनी है ये पता होनी चाहिए। इसके साथ आपके 2 द्वीप समूह और हैं, एक तो आपका लक्षद्वीप समूह है और दूसरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये आपको अगर जोड़ लिया जाए, ये क्या है, ये भी तटरेखा है सबकी, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा है। इन तटरेखा को भी जोड़ने के बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहां पर बनते हैं, तीनों की ही हम बात करेंगे। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, केवल स्थल रेखा की बात करें, तो स्थल रेखा कितनी है, स्थल रेखा हमारी अगर देखें तो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ये हो गई आपकी स्थल रेखा। यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की पूरी स्थल रेखा की बात करें, यहां पर ये सारा कुछ देखें तो ये कितना है, 15,200 किलोमीटर है।
ठीक। उसके बाद अगर हम तट रेखा के बारे में बात करें, केवल भारत के तट रेखा के, ठीक है, उपमहाद्वीप के तट रेखा की बात करें तो ये कितना बनता है, ये बनता है आपका 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया जाता है कि अगर हम द्वीप समूहों को भी जोड़ लें तो द्वीप समूहों को जोड़ने के बाद आपका कितना बन जाता है, 7516.6 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। तीन आपकी रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया कि अगर तट रेखा के बारे में बात करें, अगर स्थल रेखा के बारे में बात करें और तट रेखा प्लस द्वीप समूह की तट रेखा के बारे में बात करें, भारत के, कुल भारत के, तो तीनों की आपकी याद होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भारत की मुख्य भूमि की अगर मेनलैंड की बात करें, मेनलैंड कौन सा है आपका, केवल इतना है मेनलैंड, ये मेनलैंड है। ठीक है, ये ऊपर वाला, ये वाला मेनलैंड है आपका। और अगर द्वीप समूहों को भी जोड़ दिया जाए तो इसमें द्वीप समूह भी जुड़ जाते हैं। तो मेनलैंड में कितना है आपका, 6100 किलोमीटर है, ये आपका आंसर है। अब यहां पर दूसरा आंसर भी है 7516 किलोमीटर। अब 7516.6 किलोमीटर है, वो कब है कि अगर हम अपने द्वीप समूहों को भी जोड़ लें। समझ में आया कि क्या है। अब क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं करेंगे आप, क्योंकि इसी में ही घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा पॉइंट की विशेषता क्या है। तो इंदिरा पॉइंट की विशेषता इसमें पूछी गई है। इंदिरा पॉइंट कहां है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक मैप दिखाता हूं, ये वाला मैप देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ये मैंने टेढ़ा कर लिया है, यहां पर आपका नॉर्थ होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये नॉर्थ इधर की तरफ होगा, साउथ इधर की तरफ होगा। ठीक है, अगर मैप में देखें इस जगह पे तो ये अंडमान निकोबार, इसे हमने बड़ा कर लिया है, इसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये पूरा मैप है, इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको तैयार होना चाहिए। इसमें आपको इंदिरा पॉइंट कहां दिखाई दे रहा है, ये इंदिरा पॉइंट दिखाई दे रहा है। और ये इंदिरा पॉइंट कहां है, अगर हम इस आइलैंड की बात करें तो इसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट कहां अवस्थित है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर अवस्थित है। और आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए कि जब 2004 की सुनामी आई थी तो इंदिरा पॉइंट डूब गया था, अब वो दिखता नहीं है, इंदिरा पॉइंट पानी में है, याद रहेगा। ओके, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब यही बात की जा रही है कि इट इज नॉट विजिबल टुडे। अभी यही तुरंत मैंने बताया ही था कि 2004 की जब सुनामी आई थी तो उसमें ये इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो ये वाला पॉइंट आपका सही है, ये लाइन आपको सही दिख रही है। इसके बाद इट इज सिचुएटेड इन द ग्रेट निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो ये भी अभी मैंने दिखाया कहां पर है, आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, मतलब ये वाला भी आपका सही है। इसके बाद एक और देखते हैं, दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब अगर देखा जाए कि इंडिया, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, इस मैप में इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया की, तो यहां पर आपके 4 पॉइंट होते हैं जो मेनलैंड की बात करते हैं। और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 5वां एक पॉइंट और भी दिखाई देता है। तो चारों पॉइंट की हम बात करेंगे, एक नया मैप ही देख लेते हैं और उसमें हम निकालते हैं। ठीक है, यहां पर एक बिंदु है, ठीक है, जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट है, यहां पर आपका वेस्टर्न मोस्ट है, यहां पर आपका ईस्टर्न मोस्ट है और यहां पर आपका सदर्न मोस्ट है। अगर मेनलैंड की बात करें तो, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इस जगह पर एक बिंदु है, वो आपका सदर्न मोस्ट हो जाता है। तो चारों आपके पॉइंट तैयार होने चाहिए, इनके नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो उत्तर में है उसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल आपको याद रखना है। दूसरा आपका यहां पर है वो क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। अगर आप यहां पर बात करें तो गुजरात में आपका क्या पड़ता है, गुजरात में पड़ता है गुहार माता, गुहार माता। ठीक है, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गौर माता, गौर माता, गुहार मोती, सॉरी गुहार मोती और गौर माता। अगर इस जगह पर बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो ये क्या है, किविथु, किविथु। और यहां पर क्या है, ये यही है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो अब आपको नाम याद रहेंगे और 5 नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ये भी पता होना चाहिए कि कहां कहां पर है। अगर इंदिरा कॉल की बात करें तो ये कहां पर पड़ेगा, आपका लद्दाख में पड़ेगा। अगर गुहार मोती की बात करें तो कहां पड़ेगा, आपका गुजरात में पड़ेगा। किविथु आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ेगा और इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा और अंडमान निकोबार के भी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा।
ठीक है, तो पांचों पॉइंट आपके तैयार है। इसमें मैंने आप क्या बता दिया आपको कि जो ये वाला सदर्न मोस्ट है, यहां पर केवल भारत की बात की जा रही है, मेनलैंड की बात नहीं की जा रही है। तो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट ही है, तो ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इस वजह से यहां पर क्या हो गया? मोर देन वन ऑफ एबव, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में कौन से अक्षांश तक निर्धारित है? अब इसने जो पॉइंट मैंने आपको 5 बताए थे, उसके अक्षांश के बारे में भी पूछ लिया। तो अक्षांश और देशांतर भी हमें पता होने चाहिए। इसी पॉइंट में अगर मैं बताऊं आपको, अगला मैप ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन यहां पर ड्रॉ करूंगा, एक लाइन यहां ड्रॉ करूंगा, एक इस जगह पर, एक इस जगह पर और एक यहां पर। अब इनके आपको सभी पॉइंट पता होने चाहिए, अक्षांश और देशांतर पता होने चाहिए कि कहां कहां कौन कौन से पॉइंट तक भारत का विस्तार है। तो अगर हम दक्षिणी विस्तार देखें, इस जगह पर देखें, इस जगह पर क्या था आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको नाम बताया कन्याकुमारी तमिलनाडु, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये क्या होगा? नॉर्थ होगा। ठीक है, और यहां पर क्या है? इस जगह पर यहां पर मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट, नॉर्थ होगा ये भी। और इस जगह पर अगर यहां पर देखें तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? 68 डिग्री 7 मिनट। इस जगह पर आपको मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट। और इस जगह पर देखें, यहां जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? 6 डिग्री 45 मिनट। अब एक पॉइंट आपको नहीं समझ में, अगर जैसे आपको आता होगा तो ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जैसे कोई भी एक शब्द लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, मैंने आपको लिखा 8 डिग्री, तो ये डिग्री मैंने बना दिया, और इसके बाद मैं लिख रहा हूं 4 मिनट, तो ये मिनट का क्या मतलब है? तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, अक्षांशों को मिनटों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर एक अक्षांश देखा जाए तो एक अक्षांश में कितना हमने जोड़ लिया है? 60 मिनट जोड़ लिया। वैसे ही एक देशांतर में भी 60 मिनट होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 30 मिनट की अगर हम बात करें तो 30 मिनट कितना होगा आपका? आधा अक्षांश होगा। तो इतनी जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, बेसिक है, ये तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर गड़बड़ ना कर दें। कैसे गड़बड़ कर देंगे? जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए 23.5 डिग्री, ठीक है, अगर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, वो 23.5 डिग्री की पूछ लिया जाए तो हम कैसे लिखते हैं? इससे इस तरीके से लिखते हैं ना, 23.5 डिग्री। लेकिन अगर लिखा आ जाए 23 डिग्री 30 मिनट, और कहीं लिखा आ जाए 23 डिग्री 50 मिनट, अब आप क्या करेंगे कि 23.5 डिग्री ये है, क्योंकि हमारा क्या मतलब होता है, जैसे हम लिखते हैं 1.5 लिखते हैं ना, वैसे ही हमने सोच लिया कि 23.5 लिखा हुआ है ये, और यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पर मिनट के बारे में बात की जा रही है, तो 50 मिनट ना होकर 30 मिनट होगा। समझ में आया? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी का आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, चारों पॉइंट आपको बता दिए, 5 पॉइंट आपको बता दिए। इसी से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आपको पूछा गया था कि भारत की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में पूछिए। तो बंगाल की खाड़ी कहां पर है आपकी? बंगाल की खाड़ी है आपकी ये बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है? अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो क्या मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट आपका आंसर मिल जाता है। तो 6 डिग्री 45 मिनट आपका आंसर है। समझ में आ गया? और ये नॉर्थ कैसे है? अगर मैंने पूछा कि ये नॉर्थ, तो नॉर्थ ही क्यों हो रहे हैं दोनों, जबकि क्या होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत का, अगर ये वाला मैप देखें, हेमिस्फीयर देखें, तो हेमिस्फीयर में भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत स्थिति कहां पर है? ये आपकी उत्तर, मतलब ये क्या है? नॉर्थ, और ये क्या है आपका? पूर्व, ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका मिलता है इंडिया। इसी वजह से इससे ऊपर जितने भी आपके अक्षांश होंगे वो क्या होंगे? नॉर्थ होंगे, चाहे यहां हो चाहे यहां हो। ठीक है, और अगर यहां से इधर की तरफ देखा जाए तो ये पूर्व होंगे, चाहे यहां हो चाहे यहां हो। तो समझ में आ गया कि दोनों ही ईस्ट होते हैं और दोनों ही नॉर्थ होते हैं, क्योंकि हमारा जो हेमिस्फीयर है वो क्या है? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। समझ में आ गया आपको? तो इस वजह से इसका आंसर ये हो जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये भी मैंने बता दी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको कथन बताने हैं कौन कौन सा कथन सही है। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 3
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको जब मैंने बताया था पूरे भारत का 2.4% है, अगर भारत देखा जाए कि लैंड कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 2.4% है, तो ये 2.4% आपका होता है 32.8 लाख किलोमीटर। ठीक है, और अगर मिलियन में इसे कन्वर्ट किया जाता है तो मिलियन में क्या होता है, मिलियन का भी आपको पता होगा कि ये 10 लाख बराबर क्या होता है, 1 मिलियन होता है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो 3.8 को क्या हम 3.28 मिलियन लिख सकते हैं, मिलियन किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। तो इस वजह से ये वाली लाइन आपकी सही हो जाती है। मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्षेत्रफल को स्क्वायर किलोमीटर होता है। इसके बाद इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15200 किलोमीटर। तो लैंड बाउंड्री अभी हमने बताया था आपको, एक मैप में आपको दिखाया था, क्या है, अगर बाउंड्री की बात हमने की थी पहले ही मैप में इस जगह पे की थी, तो ये लैंड बाउंड्री है। और लैंड बाउंड्री कितनी है आपकी, 15,200 किलोमीटर, 15200। और अगर हम आपकी तटीय बाउंड्री देखें तो क्या है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद हो गया ना। तो अब क्वेश्चन क्या होंगे, जो आंसर होंगे वो अपने आप ही आप देना शुरू कर देंगे। एक बार आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो डबल डबल बार मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको ये मैं बता चुका, इससे आपका ये भी सही हो जाता है। अगर बात देखें स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, यहां पर आपका एक पॉइंट गड़बड़ हो गया कि अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो क्या होता है, ये होता है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट, यही होता है, ये होता है। जबकि यहां पर क्या है 45 मिनट आपको बता दिया गया है, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें मोर देन वन ऑफ द एबव करेक्ट है या फिर नन ऑफ द एबव करेक्ट है। तो यहां आपको दो आंसर तो सही मिल गए, दो आंसर सही मिल गए, इस वजह से आपका आंसर ये हो गया। और कौन कौन से आपके आंसर सही हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा मत करना कि आपने मोर देन वन एबव देख लिया तो इसमें अब ये वाला आपको पता है कि नहीं पता है, इस तरह की चीजें नहीं करनी है। ठीक है, सारा ही आपको पता होना चाहिए, एक भी पॉइंट हम मिस नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अब लेंथ और ब्रेथ पूछिए इससे। तो लेंथ और ब्रेथ किस तरीके से हम नापते हैं, अगर हम इसी मैप में जाएं तो मैप में आपको यहां पर जो मैंने बताया था, यहां पर क्या था इंद्राकोल और यहां क्या था कन्याकुमारी। तो इंद्राकोल से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली एक रेखा हमने खींच दी। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें गुहार मोती और इस जगह पर देखें हम तो किबिथु, और गुहार मोती से किबिथु को अगर हम जोड़ दें तो ये पूछ रहा है कि इनकी लंबाई कितनी है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से कौन सा सही है। तो यहां पर क्या है, ये वाली जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, अगर हम उत्तर दक्षिणी विस्तार देखें भारत का तो उत्तर दक्षिणी विस्तार में आपको दिखाई देता है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर है उत्तरी दक्षिणी विस्तार। अगर पूर्वी पश्चिमी विस्तार हम देखें तो यह मिलता है आपको 2933 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। तो दो विस्तार हैं जो आपको याद रखने हैं। अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि क्या पहले पूछा है। लंबाई पहले पूछी है तो लंबाई क्या है ऊपर से नीचे तक, तो 3214 हमें देखना है। देखिए 3214 यहां मिल गया, ये तो आपका गलत ही हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक, और उसके बाद 2933, तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आपकी चौड़ाई है, ये आपकी लंबाई है, 3214 2933। समझ में आ गया। इस मैप को भी आपको देखना है उत्तरी दक्षिणी, और यहां पर जो बिंदु है वो बिंदु भी आपको याद होने चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, मतलब ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आपसे पूछा है और उसके बाद सबसे दक्षिणी अक्षांश सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पूछा है। तो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड आपको देखना है कौन सा होगा, आपका यहां पर होगा, और लॉन्गिट्यूड आपका यहां पर होगा ईस्टर्न मोस्ट। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बता चुका हूं कितना है इस जगह पे 97 डिग्री 25 मिनट, और इस जगह पर क्या है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और ये क्या है आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, आपसे देशांतर पूछा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट ये हो गया, ये गलत हो गया, ये वाला ये सही है, ये भी गलत है। और इसमें क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा।
अब ये तो हो गया आयोग का आंसर, ठीक है। मैंने जो बताया आपको ये क्या है, आयोग का आंसर। अगर आप पहले ही समझ गए तो इसमें क्या पूछा है, इंडिया का पूछा है, ठीक है। बीपीएससी का आंसर है ये। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की, मेनलैंड की तो बात नहीं की जा रही है यहां पर। अगर मेनलैंड की बात की जा रही होती तो ये आंसर होता, लेकिन मेनलैंड की बात नहीं की जा रही है। तो यहां पर अगर सदर्न मोस्ट देखा जाए तो आपका क्या मिलेगा, आपको 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ आपको मिलेगा। यही मैंने आपको बताया था। अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी होता है, और अंडमान निकोबार आइलैंड का अगर हम पॉइंट देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट, जो 8 डिग्री 4 मिनट से भी नीचे है। तो ये आपका आंसर हो जाता। तब आपका इसमें से आंसर क्या होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ में आया कि किस तरीके से होता। तो यहां पर सबसे दक्षिणी अक्षांश 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अब ये भी नहीं है कि अभी आप कहेंगे कि देखिए सर ने गलत आंसर बता दिया। गलत आंसर भी नहीं है, जो आपको आयोग ने आंसर दिया है वो भी मैंने बता दिया, लेकिन सही आंसर इसका क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सदर्न मोस्ट क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूभाग का हिस्सा था, इसे कहा जाता था। अब ये क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई तो उससे हमें पता चला कि जो पूरा विश्व था वो क्या था, एक मेनलैंड था और एक जगह पर इकट्ठा था। फिर ये प्लेट टूट गई और टूट के आगे पीछे की तरफ होने लगी। तो उसके बारे में बताना है। तो यही मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं कि क्या था। तो सारे नाम आपको पता हो जाएंगे। अभी तो एक नाम पूछा है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो क्या है कि ये हमारी पृथ्वी थी, ठीक है। और अगर हम कहीं यहां पर 0 डिग्री मान के चलें तो आपका अगर मेनलैंड देखें तो ये क्या था, ये पूरा महाद्वीपीय भाग था, जिसे हम क्या कहा करते थे, पेंजिया। नाम याद रखने हैं आपको सारे, ठीक है। और ये एक आपका समुद्री भाग है, इसे हम क्या कहेंगे, पैंथालसा। पैंथालसा, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं दो नाम। फिर क्या हुआ, पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया का विभाजन होके दो भाग हो गए। अब देखिए पेंजिया की स्थिति मैंने कहां बताई है, आपका दक्षिणी भाग में बताई है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में मैंने आपको बताया है कि पेंजिया कहां था, सदर्न हेमिस्फीयर में था। फिर उसके बाद ये टूट गया और दो भागों में बट गया। अब दो भाग कौन कौन से हो गए, ये दो भाग हो गए। पहला भाग था ऊपर का, आपका ऊपर के भाग को क्या कहा जाता था, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बीच में जो सागर था इसे क्या कहा जाता था, टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक। ये तीन नाम आपको याद हो गए। यहां पर पैंथालसा ये सागर था और ये स्थल था, पूरा स्थलीय भाग। मतलब एक जो भाग था उसका नाम पेंजिया रखा गया था। अब ये 5 नाम है, पांचों नाम आपको याद रखने हैं। आगे क्या हुआ कि ये जब दो भागों में टूट गया, विभाजन होने के बाद फिर से गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के भी विभाजन हुए। और भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, मेडागास्कर वाला जो आपने क्षेत्र देखा होगा उस जगह पर जुड़ा हुआ है, और फिर टूटकर आगे बढ़ गया। टूटकर कहां पहुंच गया, आपका यूरेशिया प्लेट के पास पहुंच गया और यूरेशिया प्लेट से जुड़ गया। अब समझ में आया कि भारत कहां से निकला था, भारत निकला था गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड कॉन्टिनेंट से निकला था। तो इसका आंसर ये होगा, इंडियाना कुछ है ही नहीं है, ठीक है। और ये लैंड मास ये पता नहीं फालतू के ही नाम रख दिए हैं, गोंडवाना लैंड है कॉन्टिनेंट, ये आपको पता होने चाहिए। अब गोंडवाना लैंड के साथ अंगारा लैंड अगर आंसर लिखते तो थोड़ा सा लगता भी कि हाँ थोड़ा लोगों में कंफ्यूजन होता। अब आपको गोंडवाना लैंड तो पता ही है, समझ में आ गया, आंसर आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अंडमान निकोबार सहित भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। सेम वही क्वेश्चन वापस लौट के आया है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखें तो 6100 किलोमीटर तो आपका मेनलैंड है, और अगर इसमें आइलैंड हैं उन्हें भी जोड़ दिया जाए तब आपका क्या हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। तो इससे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पी बाई क्यू है। तो आपको इसी तरीके से देखने होंगे। अब आप कहें इतना इजी क्वेश्चन क्यों लेकर आए हैं, तो भैया मैं क्या करूं, आपके पेपर में ही इतने सरल क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
12वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से राज्य से नहीं जाती है, पास होती है। तो ये आपको देखना है कि नहीं जाती है, ये तो हमें बाद में पता हो। कर्क रेखा की स्थिति हम देख लेते हैं भारत में किस जगह। एक मैप है, इस मैप को आप देखिए और इसमें आपको 3 चीजें तैयार करनी है। पहला आपको क्या तैयार करना है कि इसकी जो स्थिति है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपको मिलेगा अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। दूसरा पॉइंट, किन किन राज्यों से, तो आपको याद रखना है गुजरात पहला, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये आपको याद रखने हैं आठों। अब तीसरा इसमें पॉइंट क्या था, जो मैंने 3 पॉइंट बताए, इन तीनों पॉइंट में तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि सीक्वेंस के साथ आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले किससे गुजर के जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। जो नॉर्थ ईस्ट है वो त्रिपुरा और मिजोरम 2 हैं, आपको याद रखना है। हर बार कंफ्यूजन होता है कि मिजोरम पीछे है या त्रिपुरा पीछे है, तो त्रिपुरा फिर मिजोरम, ठीक है, आपको याद रखना है। मणिपुर नागालैंड से नहीं निकल के जाती है, त्रिपुरा और मिजोरम से निकलकर जाती है। तो 6 आपको याद रहे, 8 आपको याद रहेंगे। और कितने राज्यों से निकल के जा रही है, 8 राज्य से निकल के जा रही है, और सीक्वेंस में आपको याद होनी चाहिए। तो अब आप देखिए, आंसर बिल्कुल आपका रटा हुआ होना चाहिए, कहीं भी निकलना नहीं चाहिए। तो गुजरात से तो होकर जाती है, आंसर गलत हो जाएगा। राजस्थान से होकर जाती है, त्रिपुरा मिजोरम से होकर जाती है, अरुणाचल प्रदेश से जाती है क्या, नहीं जाती है, इस वजह से अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इसकी स्थिति कहां है, आपकी यहां पर है, और यहां से होकर नहीं जाती है, नीचे ही। अरुणाचल प्रदेश से भी नहीं जाती, असम से भी नहीं जाती, मेघालय से नहीं जाती, नागालैंड मणिपुर से नहीं जाती है, कहां से जाती है, त्रिपुरा और मिजोरम से निकलकर जाती है। तो आपको तैयार हो गया, तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8। क्या आपको ऑप्शन भी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से गुजरती है और उन्हें कहां कैसे करना है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट अभी मैंने बताया था आपको क्या होना चाहिए, गुजरात से होकर जाती है पहला। अब कैसे लगाते हैं इसे मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आप ये मत देखिए कि इसमें क्या नाम लिखे हुए हैं, आप अपने सीक्वेंस को याद करिए। पहला क्या था, गुजरात था, तो गुजरात को पहला ही लिख देंगे। उसके बाद क्या इसमें राजस्थान दिया हुआ है, राजस्थान नहीं दिया हुआ है, तो उसके बाद राजस्थान के बाद क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है, तो मध्य प्रदेश आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आपका तीसरा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड दिया हुआ है, तो ये भी आपका चौथा हो जाएगा। झारखंड के बाद कहां जाता है, पश्चिमी बंगाल में जाता है, ये आपका 5वां हो जाएगा। और पश्चिमी बंगाल के बाद आपका जाता है त्रिपुरा और मिजोरम, जो आपके नाम नहीं दिए हुए। तो देखिए 6वां तो आपका जो बिहार है ये कट गया, उत्तर प्रदेश आपका कट गया। अब बचे ये सीक्वेंस के, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे यहां पर पहला, दूसरे पे हम 5 लिखेंगे, और तीसरे पे हम 7 लिखेंगे, चौथे पे हम 4 लिखेंगे, और 5वें पे हम 2 लिखेंगे। अब कर दो इसका उल्टा, 2 4 7 5 1, क्या है आपका आंसर, 2 नहीं होगा, 2 4 7 5 1, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से है, ये हमने क्या किया, सीक्वेंस में लगा लिया, क्योंकि हमने एक तरफ से याद किया है ना। आप ईस्ट टू वेस्ट याद कर लें या वेस्ट टू ईस्ट याद कर लें, वेस्ट टू ईस्ट ही ज्यादा सही रहता है, क्योंकि हम हमेशा सीक्वेंस में पढ़ते हैं और हमेशा सीक्वेंस में हमने पढ़ा है, तो वही चीज हमें याद रहेगी। लेकिन क्वेश्चन के उल्टा आने से क्या हम दोबारा कोई चीज रटेंगे, दोबारा नहीं रटेंगे, इस वजह से ये काम हम करेंगे। समझ में आया, आंसर आपका क्लियर है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ट्रिकी है, क्या करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। किस तरीके से, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। अगर लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो मेनलैंड का कितना है, 30 डिग्री है। मेनलैंड का, मेनलैंड की बात की जा रही है, मुख्य भूमि की, ठीक है, मेनलैंड का। तो मेनलैंड अगर हम देखें मैप में, देखें मैप में, ये आपका मेनलैंड है। मेनलैंड में क्या आएगा आपका, यहां से लेके यहां तक आएगा और यहां से लेके यहां तक आएगा। और ये कह रहा है कि ये वाला विस्तार अगर हम देखें, मैप ही ये था एक हमने बनाया था,
ये वाला मैप था, ठीक है। तो ये विस्तार हम देखें तो ये कितना है डिग्री में, अगर देखें तो 30 डिग्री ही यही लगभग पड़ता है, और ऊपर से नीचे भी 30 डिग्री पड़ता है। लेकिन अगर हम लंबाई देखें तो इसमें क्या है, 3214 है उत्तरी दक्षिणी, और पूर्वी पश्चिमी लंबाई है वो 2933 है। अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना है तो आपको ये लंबाई आपको दिखाई देगी। ये बात कह रहा है, तो वो बोल रहा है कि इसका कारण क्या है। जो छोटी दिखाई दे रही है आपको, जो आपका नॉर्थ साउथ है वो आपका बड़ा दिखाई दे रहा है, जबकि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो आपका छोटा दिखाई दे रहा है। यही दिखाई दे रहा है ना, 2933 और 3214, ये तो आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना। तो यही पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है, मेन रीजन क्या है। तो ये मेन रीजन, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन इस तरीके का हो गया कि हमको समझना चाहिए। तो इसका मेन कारण क्या होता है, अभी मैं शुरुआत से ही बताऊं कि अगर एक ग्लोब ले लें हम, ये हमने ग्लोब ले लिया और एक ग्लोब और ले लें। अब इसमें क्या करेंगे, हम अक्षांश रेखाएं देखेंगे। ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, उनकी एक विशेषता होती है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। अगर हम बात करें कि बीच की दूरी है वो हमेशा हर जगह पे, अगर आप 0 डिग्री पे देखें या आप 90 डिग्री पे देखें, पोल पर देखें, तो 0 डिग्री से पोल तक की अगर हम देखें अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये हमेशा बराबर रहेगी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं की क्या परिभाषा होती है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली वो रेखाएं जो सतह पर बनाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। और इसमें ही हम एक अक्षांश रेखा भी इस तरह से ऐड ऑन कर लें। 0 डिग्री है तो यहां से इस जगह से ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक। अब ये क्या होता है कि जो आपको 0 डिग्री दिखाई दे रही है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड पर अगर लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी देखें तो सबसे ज्यादा होती है। याद रखना कि लैटिट्यूड पर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर लॉन्गिट्यूड की बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद ध्रुवों की ओर अगर हम जाते जाएं, पोल्स की ओर अगर हम जाते जाएं, तो क्या हो रही है, ये बीच की जो दूरी है वो लगातार घटती हुई आपको नजर आएगी। नजर आ रही है ना, ये पोल्स पे तो जाके बिल्कुल मिल जाती है, 0 ही हो जाती है बीच की दूरी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ऊपर की ओर जाएंगी या नीचे की ओर जाएंगी तो उनके बीच की दूरी सिकुड़ जाएगी। और यहीं पर अगर हम भारत की स्थिति देखें, अब भारत की स्थिति आपको कहां दिखाई देगी, भारत की स्थिति अगर हम ऐसे करके एक मैप बना लें, ठीक है, और भारत कहां दिखाई दे रहा है, आपको यहां दिखाई दे रहा है। और इस जगह से यहां पर एक हमने क्या किया, इस तरीके से बना ली रेखा, और एक हमने क्या किया, इस तरीके से बना ली रेखा, ठीक है। अब मैप बहुत अच्छा नहीं बनना है, ये बात अब मुझसे बाद में मत कहना कि बहुत अच्छा मैप नहीं बना पाते हो आप, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इस जगह पर फिर से बनाते हैं मैप को। ये क्या है, ये हमने एक गोला ले लिया, ठीक, और ये क्या है, आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना, अगर कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ में आया तो मुझे बताना कि आपको समझ में नहीं आया। ये हमने 0 डिग्री बना लिया। अब भारत की स्थिति हम देखें तो कहीं यहां पर है, वो बाद में हम बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस जगह से एक रेखा खींच लेते हैं 8 डिग्री 4 मिनट की। 8 डिग्री 4 मिनट की ये हमने रेखा खींच ली, ये क्या होगी, आपकी नॉर्दर्न होगी। और उसके बाद ये वाली जो रेखा है, ये हमने रेखा खींच ली, ये कितनी है आपकी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमने खींच ली। अब भारत कहीं इन दोनों रेखाओं के बीच में होगा, यहां से यहां तक के बीच में भारत होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम खींचते हैं एक देशांतर रेखा, ये रेखा हमने खींच ली, ठीक, ये हमने एक रेखा खींच ली। दूसरी देशांतर रेखा हम खींचते हैं ये वाली, ये हमने खींच ली। अब क्या दिख रहा है आपको कि ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये क्या होगी, ईस्ट होगी। और ये वाली जो रेखा है वो कितनी होगी, 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट होगी। अब इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी देखो, अगर हम ध्रुवों पर देखें, पेन चेंज कर लूं, अब यहां पर देखो, यहां ध्रुवों पर हम देखें तो इसके बीच की दूरी आपको इतनी जो दिखाई दे रही है, वो क्या इस जगह पर हम देखें, इस जगह पर और इस जगह की दूरी
आपको कम ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब यहां जो दूरी है वो कम हो गई, यहां दूरी है वो ज्यादा है। यही मैंने आपको बताया कि ध्रुवों की ओर जाते हुए 0 डिग्री से अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है। और यही आपको दिखाई देता है कि अगर हम मैप में जाएं, सीधे मैप में जाएं, तो आपको क्या दिखाई देगा, यहां से इस जगह की बीच की दूरी 30 डिग्री होने के बाद भी 2933 है, जबकि नॉर्थ साउथ अगर हम देखें तो 3214 आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अक्षांशों के बीच की दूरी पर तो असर नहीं पड़ता है, देशांतर के बीच की दूरी पर असर पड़ता है। समझ में आया? बहुत अच्छे से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताया। अब हम पढ़ेंगे ऑप्शन कि ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। पहला बात कर रहा है ऑप्शन कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी बराबर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी बराबर होती है, ये तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये सेटिस्फाई कर पा रहा है कि क्यों बीच की दूरी कम होने की वजह से, मतलब क्या है सही कारण, क्या है जिससे हमारे बीच की दूरी कम हो रही है देशांतरों पर? यही है ना। लेकिन ये आपका स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है कि ये इसका मेन रीजन है, और वो तो मेन रीजन पूछ रहा है, यही है ना। तो इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। अगला, दो अक्षांशों और देशांतरों के मध्य की दूरी बराबर रहती है, ये तो आपका गलत ही हो गया, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका सही था लेकिन फुलफिल नहीं कर रहा था, इस वजह से गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ही गलत है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, इक्वल रहती है, नहीं रहती है ना। लैटिट्यूड की इक्वल रहती है, लॉन्गिट्यूड की इक्वल नहीं रहती है। अब तीसरा देखते हैं, दो देशांतरों के मध्य की दूरी सदैव बराबर रहती है, ये भी स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू लैंगिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल, यही मैंने बताया था कि लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी हमेशा इक्वल नहीं रहती है। फिर आपका क्या बचा, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैंगिट्यूड्स decreases at the pole and the distance between the two latitude remaining equal। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाते हुए कम हो रही है। यही कह रहा है ना, डिक्रीज हो रही है ध्रुवों की ओर जाते हुए, इस वजह से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ये अब तक का बेस्ट क्वेश्चन है, जो अभी तक हमने 15 क्वेश्चन किए उसमें ये बेस्ट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है, और ये आपको समझ में आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन कर चुके हैं, अब रिपीट हो रहा है तो भाई मैं क्या करूं, अब ये मत कहना कि रिपीट हो रहा है। ये 3.2 है, ये ठीक है, 3.28 ये ठीक। तो क्या होगा आपका आंसर, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इसी तरीके से करेंगे, अगर रिपीट भी हो रहा है तो रिपीट भी हम इसी तरीके से करेंगे, सेकंड पर में निकालेंगे। सभी द्वीपों के साथ भारत की कुल समुद्री सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है? 7516.6 किलोमीटर। कुछ भी सोचना है? नहीं सोचना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का क्षेत्रफल दर्शाता है? अब इसमें फिर से एरिया पूछा गया है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, देख रहे हैं आप कितना रिपीट हो रहे हैं। और ये क्वेश्चन कैसे है, एक केवीएस का है, एक एनवीएस का है, एक ईएमआरएस का है। मैं क्या बताऊं, इसमें ही क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों का चयन कीजिए। मतलब देखना है आपको कोई पोजीशन, ग्लोब पर इंडिया की पोजीशन क्या है। तो ये हमने पहले ही बात कर ली थी, आपको इंडिया की पोजीशन आपको बता दी थी मैंने किस जगह पर है। आपको कहां दिखाई दे रही है, नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रही है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इसी में ही आपको दिखाई दे रही है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको अगर मेनलैंड पूछा जाए, यहीं से चलो क्वेश्चन बदलते हैं, अगर मेनलैंड पूछा जाए, ये वाला मतलब लैंड है, जो जितना भी लैंड है वो कौन से हेमिस्फीयर में ज्यादा है? क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको ज्यादा लैंड दिखाई देगा। इसी वजह से अगर हम अपने ओशियोनोग्राफी को पढ़ते हैं तो ओशियोनोग्राफी के जितने भी एग्जांपल लेते हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर के लेते हैं। समझ में आया? तो ये भी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको लैंड ज्यादा देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आपको पार्ट होगा किस जगह पर, अगर आप देखें इसमें तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में होगा, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको इंडिया देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट देखें तो 2914 किलोमीटर है, और जबकि इसकी उत्तरी दक्षिणी सीमा देखें तो 3214 किलोमीटर है, तुलना में 300 किलोमीटर कम है।
ठीक है, ये आपको 300 किलोमीटर लगभग 300 किलोमीटर कम है। इसका अंतर क्या है, क्या आप बता पाएंगे इसका अंतर? अब आपको समझ में आ गया। अब बात करनी है ऑप्शन की, तो ऑप्शन आप देखेंगे, ये वाले ऑप्शन आपको थोड़े से अच्छे दिखाई देंगे। पहला देखते हैं ऑप्शन, लैटिट्यूड्स आर इक्विडिस्टेंस। तो पहला आपका, अगर हम देखें, यही बात कर रही थी कि लैटिट्यूड के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, हर जगह पर लैटिट्यूड्स की बीच की दूरी बराबर रहती है, मतलब पहला आपका सही है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे की बीच की दूरी में कोई अंतर नहीं आ रहा था। अगर हम बात करें दूसरा, ध्रुवों पर देशांतरों का अभिसरण हो रहा है, लॉन्गिट्यूड ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उनके बीच की दूरी कम होती जाती है, ये भी पॉइंट सही है, दोनों ही यही वाले दोनों पॉइंट थे जो हमने बताए थे कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर हम देखें कि यहां पर उत्तरी दक्षिणी सीमा में आपको 3214 दिखाई दे रहा है, उसका कारण क्या है कि अक्षांशों के बीच की दूरी नहीं बदल रही है, और अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करें तो उनके बीच की दूरी आपको कम दिखाई दे रही है, तो उसका कारण आपको दूसरा मिल गया। अब तीसरा, जब हम भूमध्य रेखा से दूर बढ़ते हैं, मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने की बात की जा रही है या नीचे की ओर जाने की बात की जा रही है, तो अक्षांशों के बीच की दूरी कम हो जाती है, ये तो गलत हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, देखिए, ये देखिए लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है। लॉन्गिट्यूड में क्या है कि यहां पर क्या आना चाहिए, आपका अक्षांश नहीं आना चाहिए, देशांतर आना चाहिए। तो मैं अभी सही कर देता हूं, क्योंकि फिर आपको पीडीएफ दूंगा तो उस जगह पर ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या हो गया कि देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी कम हो जाती है, यही हमने बताया था कि ध्रुवों की ओर अभिसरित हो रहा है और बीच की दूरी कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है कि ध्रुवों पर देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं। यही तीन मैंने कारण बताए थे, तीनों रीजन आपके आगे, इस वजह से तीनों विकल्प आपके सही हैं। और इस यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ये वाला भी आपको बताया था मैंने, ये भी बिल्कुल सेम है और इसके मैंने कारण भी बता दिए। अब आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। 20 क्वेश्चन एक वीडियो में बहुत है, ठीक है, तो डेली आपको 20 क्वेश्चन मिला करेंगे, 20 क्वेश्चन बहुत है। और अगर आप चाहें तो मैं क्या कर सकता हूं कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के भी 20-20 क्वेश्चन कराना शुरू कर दूं, लेकिन वो अल्टरनेटिव डेज पर ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में ही सारे क्वेश्चन कराए, डेली 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर हमारे ये मान लीजिए 100 दिन बाद भी पेपर होता है तो हम 2000 क्वेश्चन कर चुके होंगे एसएसटी के, और 2000 क्वेश्चन का मतलब है आपके कितने हो गए, 20 सेट आप लगा चुके होंगे। ठीक है, तो 20 सेट हम कर लेंगे, 20 सेट आपके बहुत होते हैं, अगर 20 सेट के क्वेश्चन हमने कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और बाकी का और भी, जब हमारा पेपर हो जाएगा, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर तो क्या करेंगे, हम केवल यही करना शुरू करेंगे तो फिर और बढ़ जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा हम कवर कराएंगे, लगभग 2000 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा रहेंगे। एक्सपीरियंस बताइए अपना कैसा रहा, क्या मैंने जल्दबाजी में पढ़ाया है क्वेश्चन, या फिर आपको कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो मैंने नहीं दे पाई हो, कोई कॉन्सेप्ट हो जो मैंने क्लियर नहीं कर पाया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, जो अभी तक आप कह रहे थे कि सर हमने पढ़ तो लिया है लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो समझ में नहीं आता, लाइनें समझ में नहीं आती, क्या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसकी लाइन अब समझ में नहीं आ रही मेरे समझाने के बाद, कि क्या है? अगर नहीं फिर भी समझ में आ रही है तो मुझे बताइए। क्या होता है कि हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तभी क्वेश्चन गलत होता है। ओके, तो क्लास में इतना ही रखते हैं। लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्लास को देखिए, रिपीट करिए, रिवीजन करिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो पूछना मत कि कहां मिलेगी पीडीएफ, पीडीएफ हमेशा टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।